रूस के लड़ाकू विमानों ने यूएस के MQ-9 ड्रोन को घेर लिया, फिर टक्कर मारने की कोशिश भी की गई। ऐसा देखा गया है सीरियाई क्षेत्र में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीरियाई क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमान खतरनाक तरीके से अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स MQ-9 ड्रोन के करीब उड़ान भर रही थी और रूसी जेट ने उसे आइडेंटिफाई किया कि ये MQ-9 ड्रोन है और उसके ऊपर से फ्लेयर्स तैनात कर दिए। फ्लेयर्स का मतलब उसे घेर लिया। अब देखते हैं खबर में क्या है। आपको बताएं, दमिश्क से ये खबर आई है। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन जंग को लेकर हाल ही में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ऐसा वाक़या पहले भी हो चुका है। इस बीच रूसी Su-35 लड़ाकू विमान फाइटर जेट के एक स्क्वाड्रन ने मंगलवार को अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के ऊपर से खतरनाक उड़ान भरी थी और सीरियाई के हवाई क्षेत्र में प्रोटोकॉल बिल्कुल भी अलग टाइप का है, उससे हटकर रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी ड्रोन के फ्लाइट रूट के नज़दीक आ गया। रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी ड्रोन पर अपनी धधक ज्वाला भी बरसाई। उनके पास आग होती है ना, फ्यूल को जला देते हैं, साथ ही फ्लेयर्स तैनात किए। इससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। अमेरिकी सेना की ओर से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। यही होता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया और अमेरिकी ड्रोन से केवल कुछ मीटर की दूरी पर फ्लेयर्स तैनात किए। रूसी फ्लेयर्स में एक ने अमेरिकी MQ-9 पर हमला भी कर दिया, जिससे उसका प्रोपेलर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया। हालांकि MQ-9 चालक दल उड़ाए बिना रखने और ड्रोन को उसके घरेलू बेस पर सुरक्षित पहुंचाने में सफल रहा। आपको बताएं कि अमेरिकी सेना की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन MQ-9 सीरिया में ISIS के मिशन को नाकाम करने की उड़ान पर था। 3 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ISIS को निशाना बनाने के मिशन पे थे। तभी 3 रूसी लड़ाकू विमानों ने अपनी आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी और उसे घेर लिया। ये आपका ट्विटर पर भी ये आपका ट्वीट किया गया है और एक वीडियो भी शेयर किया गया है। आपको बताएं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरेला ने कहा कि हवा में रूसियों का असुरक्षित और गैर प्रोफेशनल व्यवहार न केवल हमारे ISIS मिशन को कमज़ोर करता है, बल्कि इससे अनपेक्षित वृद्धि और गलत आकलन का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बताएं कि अमेरिका ने वर्ल्ड के अलग अलग देशों के अलग कोनों में अपनी सेना को तैनात कर रखा है और उसी को वो अलग अलग उनके कमांडर्स होते हैं, जैसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी के क्षेत्र में जो आपका ISI को काउंटर करने के लिए ड्रोन भेजा गया है, उसी के ऊपर ही अटैक हो गया होता। इन घटनाओं पर चिंता और निराशा व्यक्त करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ग्रिनकेविच ने एक बयान जारी कर सीरिया में सक्रिय रूसी वायुसेना की गैर पेशेवर और असुरक्षित कार्रवाई की निंदा भी की। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि इस तरह का व्यवहार अमेरिकी और रूसी दोनों सेनाओं की सुरक्षा को खतरे में डालता है। रूसी सेनाओं से इस लापरवाह व्यवहार को तुरंत रोकने का आग्रह करते हुए ग्रिनकेविच ने एक पेशेवर वायुसेना से अपेक्षित व्यवहार के मानकों का पालन करने की अपील की। हालांकि सीरियाई हवाई क्षेत्र के भीतर घटनाओं के सटीक स्थान सहित ड्रोन ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, मतलब बताया नहीं गया। ये तो एक कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन साफ है कि इस घटना से अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ चुका है। आपको बताएं कि ये घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है। जय हिंद। भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन से सितंबर में आएगा C-295 विमान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल। आपको बता दें कि आने वाले टाइम में भारत के लिए
सुनने होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से बल मिलेगा, मैं आपको बताऊं। गैरतलब है कि मोदी सरकार ने रक्षा निर्माण में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए 3 साल पहले सैकड़ों रक्षा हथियारों के आयात पर रोक लगाई थी। देश में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण पर बल दिया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि C-295 एक झटके में पानी। आपको बताएं कि विशेषज्ञों का मानना है कि C-295 एक झटके में भारत को वहां लाकर खड़ा कर देगा, जहां से विमान निर्माण की पूरी स्वदेशी क्षमता भी संभव होगी। अब तक HAL जैसी सरकारी कंपनी ही इस क्षेत्र में थी, लेकिन C-295 जैसे विमान का निर्माण अलग होगा। लगभग 15,000 उच्च कौशल की नौकरियां सृजित होंगी और लगभग 10,000 MSME खड़े होंगे, क्योंकि लगभग 15,000 कंपोनेंट भी यहीं बनेंगे। इसमें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों की भी भागीदारी होगी। भारतीय वायुसेना की मांग के अनुसार एयरबस ने कुछ बदलाव भी कर डाले हैं। क्या क्या बदलाव किए हैं? एयरबस और टाटा की मदद से नए युग की शुरुआत होने वाली है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि एयरबस और टाटा की भागीदारी से शुरू होने वाली यह कहानी नए युग की शुरुआत कर सकती है और आने वाले समय में जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए प्रयासरत होगा और आयातक की श्रेणी से उठकर निर्यातक बनने की चाह में है और अच्छा एक्सपोर्टर बनेगा, तो विमान निर्माण की स्वदेशी छलांग भी संभवतः हो सकेगी और ये स्वदेशी विमान की प्रक्रिया काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। एयरबस में C-295 इंडिया प्रोजेक्ट का जिम्मा देख रहे जॉर्ज टैमरिट ने बताया कि अब तक भारत के 8 पायलट और 20 टेक्नीशियन को प्लांट में प्रशिक्षण या उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आने वाले समय में 18 अन्य भारतीय पायलट और 16 टेक्नीशियन को एक्सपर्ट बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन से सितंबर में आएगा C-295 विमान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल। लगभग 1.5 महीने बाद संभवतः पॉसिबिलिटी ये है कि 13 सितंबर को एयरबेस कंपनी निर्मित C-295 विमान भारतीय वायुसेना में सम्मिलित होने स्पेन के सेविल से भारत आएगा। और आपको बताएं, जबकि अगले साल से भारत में ही एयरबस के साथ मिलकर देश की दिग्गज कंपनी, निजी कंपनी जिसे बोलते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस विमान के निर्माण की तैयारी में जुट गई है। साथ ही संभवतः 2026 में देश में निर्मित पहला C-295 तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में हमारे भारत में, प्यारे भारत में C-295 विमान की कोई कमी नहीं रहेगी और अगले साल से भारत में ही आपने देखा है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस विमान की निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर देगा। 2026 में तैयार होगा पहला स्वदेशी C-295 विमान। ये पॉसिबिलिटी है कि 2026 में देश में निर्मित पहला C-295 विमान तैयार हो चुका होगा और आत्मनिर्भर भारत की सोच सही मायने में उड़ान भरेगी, क्योंकि इसके साथ ही यह सपना भी आकार ले सकेगा कि भारत विमान निर्माण में अपनी स्वदेशी क्षमता बना सकता है और सितंबर में आ जाएगा 295 विमान। और आपको बताएं कि ये विमान वायुसेना के लिए पहला C-295 बनकर खड़ा था और जिसे लेने खुद वायुसेना प्रमुख सितंबर में जाएंगे। दूसरे विमान को लेकर काम शुरू हो चुका है। एयरबस के अधिकारियों ने बताया कि दूसरा विमान अगले साल मई में और उसके बाद हर महीने एक विमान भारत आएगा। है ना गजब बात।
अब आपको बताएं, वायुसेना को 56 विमान चाहिए, जिसमें से 16 स्पेन से आएंगे और बाकी के 40 विमान बड़ोदरा में बन रहे टाटा के प्लांट में बनेंगे। ये है सबसे प्यारी खबर। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से जिस आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है, कम से कम रक्षा क्षेत्र में C-295 उसे पूरा विस्तार देगा, क्योंकि यह विमान में लगने वाले लगभग 95% कंपोनेंट भारत में ही बनाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आजकल ब्रिक्स देशों की एक बैठक चल रही है, जिसमें NSA अजीत डोभाल बातचीत कर रहे हैं और उसमें द्विपक्षीय वार्ता भी चल रही है। अब इसी को लेकर के जब द्विपक्षीय वार्ता चीन के साथ होती है तो चीन ने एक ऑफ़र किया। चीन की एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है BYD, जो एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी का यूनिट्स बनाती है। तो उसका सुझाव है और वो इंडिया में प्लांट लगाना चाहती है, जिसमें वो $1 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अजीत डोभाल ने ये बात को सिरे से नकार दिया है और आपको बताएं कि $1 बिलियन का सौदा रद्द होने के बाद चाइना एकदम से घुटनों पे आ गया है और अब वो मीठी मीठी बातें करने लगा है और ये भी कहने लगा है कि भारत से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हम मित्र देश नहीं हैं तो हमें कोई दुश्मनी भी नहीं। आपको बताएं कि बैंग ई ऑन BYD प्लांट पर एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। चीन के बारे में तो कहा जाता है कि रिश्तों और संबंधों में उसके लिए नैतिकता माने नहीं रखती, कोई मतलब नहीं। भारत के साथ वो सीमा विवाद में उलझा हुआ है, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक उकसाने वाली काम करता रहता है और इसके लिए भारत भी उसे रिटेलिएट करता है। भारत के एक फैसले से सुर बदल गए चाइना में। BYD प्लांट का सौदा रद्द होने के बाद अब चीन भारत से बेहतर संबंध की वकालत करने लग गया है। आपको बताएं कि भारत चीन के रिश्तों में तनातनी से हर कोई वाकिफ़ है, पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात को, हर देश जानता है और ये सब मामला चल रहा है पाकिस्तान की वजह से। चाइना की हरकतें भी भारत को अनकंफर्टेबल करती हैं, लेकिन भारत के एक फैसले की वजह से चीन बैक फुट पर आ गया है। मामला BYD ऑटो मेकर से जुड़ा हुआ है। चीन की यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के सेगमेंट में नामी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की, काफ़ी नाम है इसका और भारत में $1 बिलियन का निवेश करना चाहती है और प्लांट लगाना चाहती है। सीधे तौर पर कहें तो भारत में एक प्लांट लगेगा जिससे बैटरीज बनाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। इस मामले में चाइना के शीर्ष राजनयिक ने NSA अजीत डोभाल के साथ बातचीत में कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए चैलेंजेस नहीं हैं, एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते। नई दिल्ली यानी भारत सरकार फैसले पर एक बार फिर विचार कर ले कि जो भी उसने ये फैसला लिया है वो सही है या गलत है या फिर इस दक्षिण एशिया के लिए फ़ायदेमंद है। बांग ई, जो कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे बड़े ओहदे पर हैं और विदेश मंत्री से काफ़ी ऊपर आते हैं, उनकी पहचान है, जो उन्होंने कह दिया, डिसाइड कर लिया, वो माना जाएगा। उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात में कहा कि हमें ऐसे नीतियों पर काम करने की आवश्यकता है जो आपसी विश्वास को बढ़ाने वाले हों, ऐसी नीतियाँ जो आपसी रिश्तों को बढ़ाएं। दोनों देशों को आपसी सहमति और सहयोग के लिए आगे बढ़ना होगा। दोनों शख्सियतों के बीच जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सदस्यों की बैठक के समय बाइलेटरल इश्यूज़ पर बातचीत हुई। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक वांग ई ने कहा कि भारत और चीन दोनों या एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें या विरोध में हों, वैश्विक स्तर पर फ़ायदा नुकसान दोनों का, मतलब फ़ायदे नुकसान दोनों देखने होंगे। भारत से बेहतर संबंध के लिए आजकल चाइना वकालत कर रहा है। वांग यी ने कहा कि चीन पुरानी वैश्विक व्यवस्था पर चलने का हिमायती बिल्कुल नहीं है, जिसमें किसी खास देश का प्रभुत्व होता था, जैसे अमेरिका का। चीन कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलेगा जिसकी वजह से किसी खास देश की प्रभुता स्थापित हो, मतलब अमेरिका एक चाचा चौधरी की तरह इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 1 कंट्री में आता है और उसकी इकोनॉमी भी तो नंबर 1 की है। हम चाहते हैं कि विकासशील देश एक साथ मिलकर काम करें, जिसमें भारत भी शामिल हो। चीन बहुपक्षीयवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी व्यवस्था का समर्थक है और अपने यहाँ तो है ही नहीं, उनके यहाँ चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, 1 पार्टी सिस्टम है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। क्या है BYD प्लांट, आपको बताते हैं डिटेल में।
पिछले हफ्ते भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी में आकर्षक भारतीय बाजार में ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी बैटरीज होती हैं के साथ इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने की चीनी ईवी दिग्गज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा कि विचार विमर्श के दौरान भारत में चीनी निवेश के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया गया। एक दूसरे अधिकारी ने मौजूदा दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस तरह का चीनी निवेश संभव बिल्कुल भी नहीं। वर्तमान में BYD की 2023 में भारतीय बाजार में ईवी की कम से कम 15,000 यूनिट्स बेचने की योजना थी, उसका टारगेट था, और अस्वीकृति के बावजूद कंपनी इतनी बेशर्म है कि वो भारत में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करने और निर्माण क्षमता को उन्नत डेवलप करने की योजना भी बना रही है। जय हिंद। एक इम्पोर्टेंट खबर बताना चाहता हूँ। इंडियन एयरफोर्स IAF संत कबीर नगर में एयरफोर्स का एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक गिरने से क्षेत्र में काफ़ी हड़कंप मच गया। ये मैटर ये हुआ कि हिंदुस्तान टीम ने बताया कि संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली के बालू शासन के गाय घाट सिवान में भारतीय IAF के फ्यूल टैंक के गिरने से काफ़ी हड़कंप मचा है, और जैसे ही ये लोगों को पता चला तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। हिंदुस्तान टीम ने बताया कि संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली के बालू शासन के गाय घाट सिवान में भारतीय वायुसेना का वेटल ड्रॉप टैंक का मतलब होता है एक्स्ट्रा फ्यूल गिर गया, जिससे क्षेत्र में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। हालांकि खेत में गिरने से इससे किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे SP SDM व अन्य टीम जांच में जुट गई। उस एरिया को घेर कर सुरक्षित कर दिया गया। एयरफोर्स की टीम आने का इंतजार किया जा रहा है। क्षेत्र के लोग में काफ़ी उत्सुकता है, कौतूहल है, और वो काफ़ी जानकारी जुटाने के मूड में लग रहे हैं, और ये विषय काफ़ी कौतूहल का बन चुका है। कोतवाली क्षेत्र के बालू शासन के गायघाट सिवान में अनिल राय के खेत में लगभग 2 बजे के करीब रॉकेट के आकार में 2 फ्यूल टैंक गिरे, जिससे खेत में सिंचाई कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। टैंक गिरने की सूचना के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां पर पहुंच गई, और गांव में तो देख मेला लग जाता है। सूचना के आधार पर स्थानीय लोगों की इसकी जब सूचना प्रशासन को दी, तो सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम भारी फोर्स के साथ पहुंची थी। SP सत्यजीत गुप्ता, ASP संतोष कुमार सिंह, SDM व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसे देखने के बाद घेर कर सुरक्षित कर दिया गया। इससे गांव वालों को दूर कर दिया गया। SP ने बताया कि यह एयरफोर्स से संबंधित सामान है। एयरफोर्स विभाग को सूचित कर दिया गया है। टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना के जवान पूरी दुनिया में अपने जांबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इनका टैलेंट तो आपने देखा ही होगा। और आपको बताएं कि भारतीय सेना के एक अधिकारी ने तो ब्रह्मास्त्र भी बना डाला। एक्सीडेंट रोकने वाले इस डिवाइस के लिए देश को मिल गया है एक पेटेंट। और आपको बताएं कि इंडियन आर्मी के एक अधिकारी ने एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस बना डाली। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने जब एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस बनाई तो उसकी वाह पूरी दुनिया में होने लगी। इस डिवाइस के लिए सेना को पेटेंट भी मिल चुका है। अब देखते हैं इस खबर में है क्या एक्चुअली। तो आपको बताएं कि भारतीय सेना के एक अधिकारी ऐसी डिवाइस बनाई है जो रोड एक्सीडेंट रोकने में मददगार साबित हो सकती है।
इसके कई सक्सेसफुल ट्रायल भी किए जा चुके हैं। इस डिवाइस को सेना अपने मिलिट्री व्हीकल्स में इस्तेमाल कर रही है। अब इस एक्सीडेंट रोकने वाली डिवाइस का पेटेंट भी भारतीय सेना को मिल चुका है। ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है। यह एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसे भारतीय सेना के कर्नल कुलदीप यादव ने डेवलप किया है। डेवलपमेंट में कुलदीप यादव ने दिन रात मेहनत करके एड़ी चोटी का पसीना बहा करके ये डिवाइस कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, मतलब, और इसे हर तरह के वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस का आइडिया कर्नल कुलदीप यादव को तब आया जब वह नॉर्थ ईस्ट में मिलिट्री यूनिट कमांड कर रहे थे, जहां सेना मिलिट्री व्हीकल का काफ़ी इस्तेमाल करती है और दूर दूर तक सैनिकों की तैनाती है। यहाँ लंबी दूरी तय करनी होती है। लंबे वक्त तक ड्राइविंग करने से कई बार ड्राइवर को थकान होने लगती है और उसे कभी कभी आँख भी लग जाती है, मतलब सो जाता है, झपकी लग जाती है। इससे एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा बना रहता है। इस एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस का इस्तेमाल आसान है। यह किसी भी व्हीकल में आसानी से लगाई और हटाई जा सकती है। यह डिवाइस ड्राइवर को मॉनिटर करती है और जैसे ही लगता है कि ड्राइवर को झपकी आने वाली है, झपकी आ सकती है, जब वो सोने वाला है, बहुत तेज़ खर्राटे देने वाला है, तो बस अलार्म बज जाता है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाता है। इस डिवाइस को पहाड़ों, रेगिस्तान, हाईवे में, मिलिट्री व्हीकल्स में टेस्ट किया गया है। सफल परीक्षण के बाद इसे सेना के व्हीकल्स में लगाया भी गया है। सेना के कई इलाकों में अपने व्हीकल्स में इससे इस्तेमाल करके इस डिवाइस का फ़ायदा उठा रहे हैं और टेस्ट भी हो रहा है। इस डिवाइस का सिविल इस्तेमाल भी किया जा सकता है और कई राज्य अपनी बसों में इसे इस्तेमाल करने पर विचार भी करने लगे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों में इसका ट्रायल कर दिया है और जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। क्या ये जनरल यूज के लिए या सिविल यूज के लिए डिवाइस यूज होगी, देखते हैं समय के साथ साथ क्या होता है। जय भारत में है दुनिया का सबसे लंबा पुल 14 साल में बनकर तैयार हुआ है। अमेरिका भी हैरान हो गया है। आपको बताएं कि सबसे बड़ा पुल, जो अब तक आपने बहुत सारे पुल देखे होंगे, लेकिन यहाँ आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप शायद ही पहले कभी देखा होगा और सुना होगा। आपको बता दें कि इस पुल की लंबाई करीब 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई 12.9 मीटर है, 36 फीट के आसपास, और ये पुल 14 साल में बनकर तैयार हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुल कुल 14 साल में बनकर तैयार हुआ। इतना लंबा वक्त लगा है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ये कौन सा पुल है। तो आपको बताएं कि ये पुल यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं भूपेन हजारिका सेतु की है। ये बातचीत चल रही है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु काफ़ी फेमस है। असम और अरुणाचल, यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इस पुल का उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और आपको बताएं कि भूपेन हजारिका पुल असम राज्य के तिनसुकिया ज़िले में लोहित नदी के ऊपर बना है। इसे आप लर्न कर लीजिए। और आपको बताएं तिनसुकिया काफ़ी फेमस नाम है। इस पुल का नाम देश के महान संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है। आपको बताएं कि इस पुल की संरचना देख अमेरिकी भी हैरान रह गया था। आज इस पुल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े पुलों में की जाती है। जय हिंद, जय भारत। भारत ने मिसाइलों से लैस युद्धपोत उपहार में दे दिया, गिफ्ट कर दिया। भारत ने मिसाइलों से लैस INS कृपाल युद्धपोत वियतनाम की सेना को उपहार में दे दिया है। इससे पता चलता है कि भारत कितने बड़ा दिल का है। और वियतनाम की कैम रन में एक समारोह में हस्तांतरण की प्रक्रिया को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की अगुवाई में पूरा किया गया। इस अवसर पर हरि कुमार ने कहा, यह क्षण ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि हम पहली बार
एक पूरी तरह से ऑपरेशनल जंगी जहाज़ किसी मित्र देश को दिया गया है और दे रहे हैं। भारत के इस कदम को चीन को चिढ़ाने वाला कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि चीन और वियतनाम के बीच सीमा और समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। भारत और वियतनाम दोनों के अपने पड़ोसी देश चीन के साथ जटिल समीकरण हैं, प्रॉब्लम्स हैं और सैन्य साझेदारी को चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता के दावों के खिलाफ उठाया गया कदम मानता है। हालांकि भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि भारत वियतनाम रक्षा सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है और इसका भारत की नीति से कोई लेना देना नहीं है। वियतनाम आसियान का एक महत्वपूर्ण सदस्य मेंबर है देश है और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसका चीन के साथ काफ़ी विवाद भी रहता है। जय हिंद, जय भारत।